हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट माइंड्स। तो अपन ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था, किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 2 में। और मैं हूँ आपका अमन भैया। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 को, किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। लेक्चर नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपन ने लेक्चर नंबर 1 में कहाँ तक छोड़ा था? रेट एक्सप्रेशन और उसके अपन ने रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंशिएशन करना देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेक्चर नंबर 1 को एक बार रिवाइज करते हैं और लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 में अपन ने कहाँ देखा था? केमिकल काइनेटिक्स को देखा था। क्या देखा था? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या थी? ब्रांच थी। क्या थी? एक ब्रांच थी। केमिकल काइनेटिक्स क्या थी? एक ब्रांच थी। ब्रांच क्या बता रही थी? केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच भी भाई केमिकल काइनेटिक्स यानी काइनेसिस पढ़ा था। काइनेसिस क्या था? मूवमेंट था। केमिकल का कैसे मूवमेंट होता है। केमिकल काइनेटिक्स एक खुद ब्रांच है जो क्या बताती है? आपको बताएगी कि केमिकल जल्दी मूव कर रहा है मींस रिएक्शन फास्ट हो रही है कि रिएक्शन स्लो हो रही है। तो वो कौन बता रही थी? वो ब्रांच जो रीड कर रही थी वो कौन थी? केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच थी। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच क्या थी? थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच अपन को क्या बता रही थी कि वो रिएक्शन फीजेबल है कि नहीं है। मीन्स कोई भी रिएक्शन क्या है? फीजेबल है कि फिजिबल नहीं है। मीन्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने क्या पढ़े थे? फैक्टर्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फैक्टर्स। कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप पे, मतलब अपनी जो भी स्पीड है रिएक्शन की वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर कौन सा था? कंसंट्रेशन, फिर टेम्परेचर, फिर प्रेशर, फिर कैटलिस्ट। ये अपन ने 4 फैक्टर्स को पढ़ा था इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, 2 टाइप की रेट्स पढ़ी थी। तो एवरेज रेट क्या थी? मतलब टोटल जो रेट कवर हुई है इन द पीरियडिक टाइम इंटरवल, मींस कितने भी टाइम इंटरवल में कितनी रेट कवर हुई है, तो उसका एवरेज अपन जो निकाल रहे थे वो एवरेज रेट थी। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या थी? परफेक्ट एक टाइम पे आपसे पूछ ले 3.5 सेकेंड पे उस रिएक्शन की रेट क्या थी, तो उस परफेक्ट इंस्टेंटेनियस टाइम पे आपको जो रेट पूछी जा रही थी वो क्या थी? इंस्टेंटेनियस रेट थी। तो 2 टाइप की आपने रेट पढ़ी थी। आपने ये 2 टाइप की रेट पढ़ने के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? बाद में अपन ने इसके यूनिट पढ़ा था। यूनिट क्या थी रेट की? यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड की यूनिट थी। यूनिट पढ़ने के बाद अपन ने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े थे। ग्राफ्स में क्या देखा था? इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट दोनों को एक ग्राफ के थ्रू समझा था। ग्राफ के थ्रू के बाद नीचे अपन और आए थे, गैसियस रिएक्शंस होती थी। गैसियस रिएक्शन पे रेट किसके प्रोपोर्शनल था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर था? अपने पार्शियल प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट। ठीक है, गैसियस रिएक्शंस के लिए। फिर अपन ने नीचे और आए थे तो रेट की डिपेंडेंसी देखी थी। अपन ने रेट एक्सप्रेशन भी पढ़ा था। रेट एक्सप्रेशन में क्या था? कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी, इक्वेशन में आपको उसको एक्सप्रेस करना था रेट की फॉर्म में। तो रेट की फॉर्म में जो कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसको कहाँ पे लिखा था? डिनोमिनेटर पे। और जो भी रिएक्टेंट था उसको ऊपर लिख के नीचे क्या लिख दिया था? टाइम लिख दिया था। ठीक है, तो ये अपन ने रेट एक्सप्रेशन देखा था। और नेगेटिव साइन किसके लिए आ रहा था? रिएक्टेंट के लिए। और पॉजिटिव साइन किसके लिए आ रहा था? प्रोडक्ट के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अपन ने देखी थी रेट लॉ पढ़ा था। क्या देखा था? रेट लॉ। रेट लॉ क्या था? कोई भी इक्वेशन दी उसको रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी थी? रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? कौन से फैक्टर्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन को पढ़ा था अपन ने। किसने को पकड़ा था? कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के टर्म में अपन ने रेट लॉ को पढ़ा था। रेट लॉ किसके डायरेक्ट, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसकी कुछ पावर थी। क्या थी? पावर। जो कि पावर को एडिशन में अपन उसको क्या बोल रहे थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि आज अपन का फर्स्ट टॉपिक है। तो पावर के एडिशन को अपन क्या बोल रहे थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो अपन को यहाँ पे अब आज पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ पढ़ना सीखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो इक्वल्स टू में आपके साथ क्या आता था? के का साइन आता था। वो क्या थी? रेट कांस्टेंट। और इसका डिफरेंशिएशन लास्ट में अपन ने इस लेक्चर नंबर 1 में छोड़ा था। तो आज अपन को लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो बच्चों, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिटा देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? तो अपन ने रेट लॉ पढ़ना सीख लिया था ना। तो रेट लॉ पढ़ना सीख लिया था, तो उसी से अपन को क्या पढ़ना है? रेट मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रेट लॉ अपन ने पढ़ा था ना। जैसे रेट क्या थी? रेट इक्वल्स टू के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तभी ये आपका के का साइन आएगा। ठीक है, तो के का साइन था। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट था उसकी पावर क्या थी? एम थी। और बी था उसकी पावर क्या थी? एन थी। और ये पावर्स का जो एडिशन होता है वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स
sum of power of concentration terms in the experimentally determined रेट लॉ कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पावर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल, मतलब पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, उसको अपन को कैसे निकालना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके रेट लॉ मिलेगा। फिजिकली आप नहीं बोल सकते कि कोई भी ये रिएक्शन हो रही है, रस्टिंग में इतना टाइम लग रहा है तो ये आपका टाइम हो जाएगा, रेट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिजिकली देख के आप उसकी रेट नहीं बता सकते, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने लिखा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ में जो सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन की जो पावर की टर्म्स होता है उसका एडिशन करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। और अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो। क्या लिखोगे? ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। ये लाइन का मतलब क्या हुआ? जो भी आप एडिशन करोगे इन पावर का वो क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। जैसे पावर इसकी क्या है? ए की 1 है और बी की पावर क्या है? -1 है, तो दोनों का एडिशन करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो जो पावर हो सकती है वो ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। मीन्स दोनों का एडिशन करने पे आपको फ्रैक्शन मिले, 1/2 मिले या 2/3 मिले, ये आपको क्या हो सकती है? फ्रैक्शन में भी पावर हो सकती है, या एक होल नंबर भी हो सकता है, मतलब 1, 2 या 3 जो भी एक परफेक्ट नंबर होता है वो भी हो सकता है। तो पावर कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और होल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अपन इसमें लिखते हैं ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस इक्वल नहीं होता है अनलेस मैकेनिज्म सपोर्ट्स इट्स, अनलेस मैकेनिज्म सपोर्ट्स इट्स। मींस जब तक मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होगा, मींस मैकेनिज्म ही तब तक सेम नहीं बोलेगा कि कोफिशिएंट की पावर और मैकेनिज्म पूरा सेम नहीं होगा जब तक आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर के या रेट के बराबर नहीं हो सकता। ऑर्डर के बराबर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं हो सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अलग अलग ऑर्डर्स, अलग अलग ऑर्डर देखते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर की होती है, थर्ड ऑर्डर की होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस होती है ना, उसमें अलग अलग यूनिट्स होती है। किसकी? के की क्या होती है? अलग अलग यूनिट्स होती है, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो अपन को वो देखना है। आई होप यहाँ पे आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या देखते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग किसके लिए? इक्वेशंस के लिए, अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ऑफ के लिख दो। ठीक है, ओके, चलो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। चलो कोई न्यू करा लेते हैं। यहाँ पे अपन लिखते हैं ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगी? और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगी? अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट तो अपन ने पढ़ रखी है, जो आगे पढ़ी थी ना, वो जीरो ऑर्डर के लिए थी। मोल पर लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, या अपन लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकेंड मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये वन यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी? सेकेंड इनवर्स होगी। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर की लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर की क्या होगी? लीटर स्क्वायर मोल सेकेंड इनवर्स और सेकेंड। ठीक है, तो ये तो मेरे को तो याद है, हम तो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हमको तो याद हो जाती है कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर मोल पर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। तो ये तो हमको तो याद हो जाती थी। बट बच्चों आपके लिए क्या? आपको कैसे याद होगा? तो आपके लिए सर, आपके लिए अमन भैया लाए हैं एक स्पेशल ट्रिक। ठीक है, तो एक ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक लाए हैं आपके लिए। मतलब एक ही फॉर्मूला याद रखो, उससे आपकी सारे ऑर्डर की यूनिट्स बन जाएगी। ठीक है, तो एक ही यूनिट आपको याद रखनी है। देखो, मोल
ठीक है, आपको क्या रखना है, मोल लीटर, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बस आपको क्या याद रखना है, इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या है आपके लिए, सॉरी आपके लिए क्या है, स्टार मार्क्ड है। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स, आप क्या करना है, मोल लीटर की पावर -1 इसको ब्रैकेट में डाल के इसकी पावर 1 माइनस एन लिखनी है और सेकेंड इनवर्स लिखना है। बस इतना सा याद रखो, उससे आपकी सारी रिएक्शंस की यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको बोले कि भाई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, यहाँ पे एन जो है वो आपके लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स आपके कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एन आपके लिए क्या है, आपको कभी बोलते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, तो एन को क्या बोलोगे, जीरो, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आपको बोलते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बताओ, तो एन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह जीरो रखना, मोल लीटर इनवर्स, तो वैसे का वैसा पावर में क्या लगे 1 माइनस जीरो और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो आ गया तो सेम टू सेम लिख दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये जीरो ऑर्डर की यूनिट आपकी नहीं बन गई, ये देखो और ये चेक करो, दोनों सेम है। ठीक है, कभी आपको बोल दे n इक्वल्स टू 2 मीन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बोल दे, कि सेकेंड ऑर्डर यूनिट की, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की आपको क्या बोल दे, यूनिट बताओ के लिए। ठीक है, तो यूनिट क्या लिखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीधा याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या दी, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, एन की जगह क्या लिख दोगे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। अब आपको यहाँ पे 1 माइनस 2 मतलब -1 पावर हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेम टू सेम -1 हो गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मोल की पावर तो यहाँ पे 1 है, तो इसको -1 से इंटू करोगे तो ये मोल की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, और ये पहले से नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो लीटर पॉजिटिव आ गया, और सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये अपन थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे चेक करो और ये चेक करो, सेम टू सेम है, देखो ये भी सेम और ये भी सेम। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके बेसिस पे आपका ये यूनिट्स याद रह जाएगी। ठीक है, तो एक यूनिट याद रखना, उसके ऊपर से आपको किसी भी ऑर्डर की यूनिट पूछ ले आप बता सकते हैं। तो ये कभी कभी आपके कंपटीशन एग्जाम्स में इजी क्वेश्चन के थ्रू, केमिकल काइनेटिक्स में इजी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछा जाएगा, और आपके सीबीएसई में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें तो आएगा ही आएगा, ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको एक याद ही रखना है, उसके बेसिस पे आप उसकी किसी भी यूनिट की निकाल सकते हो। तो अब अपन को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अपन पॉइंट टू बी नोटेड लिखते हैं ना बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं आपको। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चलो नोट कीजिए बच्चों। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके लिए, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंस क्या करता है, हाउ रेट चेंजेस, क्या करेगा, हाउ रेट चेंजेस विथ कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट भी चेंज होगा। तो ये कौन बताता है, ये अपने ऑर्डर साहब बताते हैं। जैसे अपने जो ये लाइन लिखी उसके बेसिस पे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, तो कोई भी कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट में भी चेंज आएगा, और वो कौन बताएगा, अपना ऑर्डर ही बताएगा, क्योंकि असली में कंसंट्रेशन चेंज करने से आपकी रेट में चेंज होता है कि नहीं होता है, ये अपने को कौन बताता है, ऑर्डर साहब बताते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर साहब बताते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल देख के है कि सच में अपन कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो ऑर्डर में चेंज, मतलब रेट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो वो अपने को पता थोड़ी है, अपन को देखना पड़ेगा ना। तो अपन चेक करते हैं, देखो एग्जांपल के बेसिस पे आपको बोल दे कि रेट में के की पावर, मतलब ए है, ए की पावर क्या है 2 कर दो। ठीक है, ए की पावर क्या है 2, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा, ए को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। ठीक है, ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया मतलब 2a कर दूंगा। ठीक है, डबल कर दिया मतलब 2a, तो रेट इक्वल्स टू के, इसको पावर 2a कर दिया ना, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो इसको 2a करने से इसकी रेट में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रेट इक्वल्स टू 4k, अब 2 को स्क्वायर क्या होगा 4k a स्क्वायर, मीन्स कंसंट्रेशन
डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना बच्चों। देखो कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल किया, तो कंसंट्रेशन के कारण रेट क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो मीन्स कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट क्या हो गई, चेंज हो गई। कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। ये किसने बताया अपने को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ने बताया। तो ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था। दोनों की पावर को ऐड करना है, जो भी रेट लिखी गई है रेट की पावर को ऐड करो, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। जीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी होते हैं या होल नंबर भी होता है। ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपसे पूछ रहे किसी भी ऑर्डर की यूनिट, आप बता सकते हैं, खाली एक फॉर्मूला याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स उसकी पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बस इतना याद रखो। एन की जगह जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पूछी गई है वो पुट करो और आपकी यूनिट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, जो कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगी। तो उसका एग्जांपल अपन ने देख लिया, कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स होगी, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करोगे तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के थ्रू, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है रिएक्शन की। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आपका ऑर्डर के बाद क्या आती है, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, मींस आपकी कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन में मतलब मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ए पार्टिकल है और बी पार्टिकल है। तो ए और बी पार्टिकल कितने हैं रिएक्शन में, दो ही रिएक्टेंट है। क्या है, दो रिएक्टेंट है। एक ही रिएक्टेंट से भी टूट के कोई दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या दो रिएक्टेंट से मिला के भी कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। तो अपन मान लेते हैं दो रिएक्टेंट है। क्या है, दो रिएक्टेंट है। एक रिएक्शन में ए पार्टिकल है और एक बी पार्टिकल, दो रिएक्टेंट है। वो दोनों टकराएंगे और टकराने के कोलाइड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन में, जो दो टकराने मतलब दो रिएक्टेंट्स के टकराने से जो भी चीज प्रोडक्ट बनेगी उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। मतलब कितनी चीजें टकराने से भी चीजें बनी है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मतलब कितनी स्पीसीज टकराई है, कोई भी स्पीसीज मतलब आयन से, मॉलिक्यूल से या एटम से, कितने टकरा के कोई चीज बनी है, कितनी चीजें टकराई है, उस चीज को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। मीन्स दो चीज टकराई तब जाके कुछ बना, मतलब तीन चीज टकराई मीन्स तीन रिएक्टेंट टकराए तब जाके चीज बनी, यानी एक से टूट के दो चीज बनी मीन्स उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दो चीज से टकरा के कोई चीज बनी मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। तीन चीजें टकरा के कुछ प्रोडक्ट बना तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 है। मतलब जितनी भी स्पीसीज टकराएगी, कितने भी स्पीसीज एटम्स है आयन से या मॉलिक्यूल से, कितने नंबर ऑफ एटम्स टकरा के कुछ बनाएंगे, तो उस टकराने की जो नंबर को यूनिट को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो अपन यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी में लिखते हैं। चलिए, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीसीज। क्या होगा, रिएक्शन स्पीसीज कुछ भी हो सकता है, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ये कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीसीज कोलाइड, नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। मीन्स एक ही टाइम पे सारे रिएक्शन करनी चाहिए ना, मतलब एक ही टाइम पे रिएक्शन होगी ना, सब लोग एक ही टाइम पे टकराएंगे और कुछ बनाएंगे, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीसीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप, इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब समझ में आया होगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स involved, number of reactant molecules involved in an
एलिमेंटरी स्टेप ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप मतलब एक ही स्टेप में होने वाली जो रिएक्शन होती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोला जाता है। मींस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट या कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शन में परफॉर्म होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आपकी मॉलिक्युलरिटी बोला जाता है। ठीक है, इन एन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन, ये यहाँ से थोड़ा हटा के, अरे यार सॉरी बच्चों, एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन मीन्स आपकी एक सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। मींस एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में होने में दो रिएक्टेंट टकरा के एक प्रोडक्ट बना रहे, तो वो दो जो टकराए हैं उसकी मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? दो, क्योंकि दो रिएक्टेंट टकरा के कुछ बना रहे तो मॉलिक्युलरिटी क्या? 2। अब 3 आपके रिएक्टेंट टकरा के कुछ चीज़ बना रहे तो उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी शब्द का मतलब समझ में आया होगा। तो एलिमेंट्री स्टेप में क्यों बोला? मींस आपको मॉलिक्युलरिटी निकालना है तो एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन में ही निकलेगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्युलरिटी अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टेप्स में मतलब दो एक से ज़्यादा होने वाली स्टेप्स में रिएक्शन होती है ना, मींस एक स्टेप में ना होने वाली। अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। एक से ज़्यादा स्टेप्स में होने वाली रिएक्शंस में मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अपन जनरली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्युलरिटी नेग्लिजिबल होती है, मींस जीरो होती है। मींस उसमें कॉम्प्लेक्स स्टेप्स में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्युलरिटी बता नहीं सकते। तो मॉलिक्युलरिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप यहाँ पे आपको शब्द समझ में आया हो। तो अब अपन मॉलिक्युलरिटी में क्या देख रहे हैं? तो सेकेंड पॉइंट देखो, इट कैन बी वन। मॉलिक्युलरिटी क्या वन हो सकती है? एक हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। मीन्स एक ही मॉलिक्यूल्स से बन के, मतलब मॉलिक्युलरिटी 1 है, मीन्स एक से ही टूट के कुछ प्रोडक्ट बना होगा ना, तो इसीलिए उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यार तो 2 लिख सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? बाय मॉलिक्यूलर। मीन्स 2 मॉलिक्यूलर रहे होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स टकरा के कुछ बना रहे होंगे, इसीलिए बाय मॉलिक्यूलर। या 3, इसको क्या बोल सकते हैं? ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं? कैन नॉट बी ज़ीरो। ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो होगा मतलब रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो इसीलिए ज़ीरो नहीं हो सकता। और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकता। मीन टूटा फूटा रिएक्टेंट हो गए तो टूटा फूटा रिएक्टेंट थोड़ी किसी प्रोडक्ट को बना पाएगा। तो इसीलिए ज़ीरो मतलब कोई रिएक्टेंट है ही नहीं। रिएक्टेंट नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट कैसे बनेगा? और फ्रैक्शनल है मीन्स अगर टूटा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, टूटा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से आपकी रिएक्शन नहीं होगी, तो कैन नॉट बी ज़ीरो या फ्रैक्शनल। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट अप्लाइज। क्या होगा? इट अप्लाई टू एलिमेंटरी रिएक्शन। किस पे होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली। किस पे होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, नॉट ओवरऑल रिएक्शन। नॉट ओवरऑल रिएक्शंस। मीन्स ओवरऑल रिएक्शन कितनी भी लिखी गई है, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें पहला स्टेप में कोई रिएक्शन लिखी हुई है, दूसरे स्टेप में भी रिएक्शन हो रही है, ऐसे स्टेप्स में मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती। जो सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शंस हैं उसमें ही आप मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उसमें जो ऑर्डर होगा, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी बोल रहा हूँ? जो सिंगल स्टेप में ना हो रही हो, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उसी में ऑर्डर जो होगा वही सेम टू सेम क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी होगी। जो ऑर्डर होगा वही सेम टू सेम मॉलिक्युलरिटी। मींस जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होने वाली रिएक्शंस होगी उसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी हमेशा सेम रहेगी। जो सिंगल स्टेप होगा, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें मॉलिक्युलरिटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस पे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हम जनरली बोला जाता है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, अपन उसमें मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखते हैं क्या डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी मीन्स
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझना है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, तो देखते हैं चलो कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था कि दोनों का सम, मतलब पावर का जो सम था वो ऑर्डर था। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है कि कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो क्या है मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी और डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। मैं आप लोगों के लिए जनरली क्या करता हूँ, सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि टेबुलर फॉर्म को पढ़ना बहुत ईजी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फीचर लिखते हैं, यहाँ लिख दो ऑर्डर, यहाँ लिख दो मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ इससे क्या है ना कि भाई आपको जनरली पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर, ऑर्डर या मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन, क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस पे बेस्ड होता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट पे यानी रेट लॉ के बेस पे ऑर्डर अपन बता सकते हैं। बट मॉलिक्यूलैरिटी तो आप देख के बता सकते हो ना, कोई भी रिएक्शन आपको लिखी होगी, कोई भी इक्वेशन लिखी होगी कि A + B = C और D, मतलब A और B से मिला के C और D बन रहा है। तो देख के आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी उसकी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि A और B से 2 से मिला के बनना। तो फिजिकली आप इसको बता देंगे, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप फिजिकली देख के नहीं बता सकते, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म से बता सकते हो, क्या होगा रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उससे आप मॉलिक्यूलैरिटी को बता सकते हो। थ्योरेटिकली मीन्स उसको थ्योरेटिकली बता सकते हो, ठीक है। बट इसको एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो। कैन बी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो हो सकता है क्या, ऑर्डर हो सकता है, यस हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी हो सकती है क्या, नहीं सर, मॉलिक्यूलैरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, अभी तो बढ़ गया है सर। कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल हो सकता है क्या सर, ऑर्डर तो हो सकता है सर, क्या हो सकता है, ऑर्डर तो हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी अपन अभी पढ़ के है। होल रिएक्शन हो सकता है क्या, होल रिएक्शन, मतलब होल रिएक्शन का मतलब होल रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ रहे थे ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स मोर देन वन स्टेप, या इधर और भी लिख सकते हो मोर देन वन स्टेप्स, एक स्टेप से ज़्यादा होने वाली देखो ऊपर हो जा भाई, रिएक्शंस, ठीक है। मोर देन वन स्टेप में होने वाली रिएक्शंस तो होल रिएक्शन में हो सकती है क्या, मतलब एक्सपेरिमेंटली, मतलब ऑर्डर में होल रिएक्शन में हो सकती है क्या, हाँ ऑर्डर अपन फाइंड कर सकते हैं, यस ओवरऑल ऑर्डर अपन फाइंड कर सकते हैं। सबके सम को और ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। बट मोर देन वन स्टेप्स में आप मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, नो। तो ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शंस, किसके लिए कर सकते हैं आप, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए आप सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, आप ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा ऑर्डर में और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या था। तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, ऑर्डर से स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे अपन ने ओवर किया है। तो अब यहाँ पे भी अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नियम होता है कि हर चीज़ के बाद अपन ऑर्डर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जो कि आपको नोट करने होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड सर, इम्पॉर्टेंट नोट्स, भाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत होती है चैप्टर में तो वो नोट करनी पड़ती है, तो नोट करिए। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस molecularity is assigned only to elementary steps, not the overall reaction। मीन्स जितने भी स्टेप में आप करना चाहो रिएक्शंस तो कर सकते हो, बट मॉलिक्यूलैरिटी उसके लिए आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्या होगा, ऑलवेज एक होल नंबर होगा, क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर बोले तो
1 2 3 मीन्स नॉट बी ज़ीरो या फ्रैक्शनल या ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी वो अपन ने पढ़ा हुआ डिफरेंस को, ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, या डिटरमाइंड अपन कर सकते हैं थ्योरेटिकली, मीन्स अपन कोई भी रिएक्शन को देख के बता सकते हैं, मीन्स देख के ही बता दोगे आप इसकी मॉलिक्युलरिटी की क्या होगी, थ्योरेटिकली, सॉरी, ठीक है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप थ्योरेटिकली इसको बता सकते हो। तो इंपॉर्टेंट नोट भी आपके हो गए। तो आई होप यहाँ पे आपके जो दो टर्म्स, जो मोटा मोटी टर्म्स अपन को आज के लेक्चर में कवर करने थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्युलरिटी को अपन ने समझा होगा और आपने साथ में नोट्स भी लिखे होंगे, ठीक है। तो अब अपन एक चीज़ जो है और पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप की मॉलिक्युलरिटी होती है। तो अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, चलो देखते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी मीन्स टाइप्स यूनिमोलिकुलर, पढ़ा ना, बायोमोलिकुलर, वही है टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। इसमें एक ही चीज़ मेरे को पता नहीं थी, इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, वरना ये आपको जो एग्जांपल्स है वो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया है, बट आपको एज अ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है नेम और एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्युलरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, 1 होगी। किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल से टूट के दो चीज़ें बन रही, तो मॉलिक्युलरिटी 1 के लिए उसको अपन क्या बोले थे, यूनिमोलिकुलर बोले थे। क्या बोले थे, यूनिमोलिकुलर। तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, N2O5। N2O5 टूट के किस में बनता है, NO2 और O2 में बनता है, NO2 और O2 में। सेकेंड देखो, सेकेंड मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्युलरिटी, तो उसके लिए क्या बोलोगे, बायोमोलिकुलर है। क्या है, बायोमोलिकुलर, दो से बन के बन रहा है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो मतलब NO के साथ क्या दोगे, ओजोन दे दोगे, O3, उसमें क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और साथ में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी। तो ये क्या होती है, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ठीक है। तीसरी में मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ट्राई मॉलिक्युलर, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं, ठीक है। ट्राई मॉलिक्युलर में क्या हो जाएगा, रेयर होती है। ये क्या होती है, जनरली रेयर एग्जाम्पल होता है ये। तो ये रेयर एग्जाम्पल क्या होता है, 2NO मीन्स NO के 2 मॉलिक्यूल्स है और साथ में क्या है, O2 है। यहाँ 2NO का मतलब NO के 2 मॉलिक्यूल्स है और तीसरा कौन सा है, O2, मतलब 3 जने हो गए ना, तो 3 जने मिला के क्या हो जाएंगे, 2NO2। ये जनरली ट्राईमोलिकुलर रिएक्शंस होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने यूनिमोलिकुलर का एग्जांपल दिखा, बायोमोलिकुलर का एग्जांपल दिखा और ट्राईमोलिकुलर एग्जांपल तो आप याद रख सकते हो। तो इसमें एक चीज़ बतानी थी मेरे को, इसीलिए मैंने ये बढ़ाया। बायोमोलिकुलर और ट्राईमोलिकुलर के लिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, जो जनरली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती है, इसके लिए क्या होता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली सेम होती है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया आपको, ठीक है। जनरली जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है बायोमोलिकुलर और ट्राईमोलिकुलर, जनरली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स एक से ज़्यादा स्टेप्स में होने वाली रिएक्शन, वो उसमें क्या होता है, जनरली ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को दिया बोल दिया जाता है, सेम बोल दिया जाता है। बट जो यूनिमोलिकुलर एक ही स्टेप में होने वाली जो मॉलिक्यूल होती है, एलिमेंट्री स्टेप में मीन्स एक ही स्टेप में जो होने वाली रिएक्शन होती है, वो उसमें अपन मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ से आपको पूरा ऑर्डर से लेके मॉलिक्युलरिटी तक समझ में आया होगा। तो अब अपन आते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे अपन को एक चीज़ पढ़नी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं। तो RDX नहीं, RDX तो कुछ एक्सप्लोसिव होता है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अपन में यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अपन ने क्या बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी स्टेप्स देखो, मैंने क्या लिखा है, बाकी स्टेप फास्ट हो या सुपर फास्ट, RDS ही करता है रिएक्शन का ब्लास्ट। मीन्स बाकी कितने भी स्टेप्स फास्ट हो या सुपर फास्ट हो, मीन्स कोई भी स्टेप हो, जैसे सोडियम को पानी के साथ मिलाओगे, वो कितना भी फास्ट रिएक्शन करे, वो कितना भी स्टेप फास्ट हो, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन का जो स्टेप है, जो रिएक्शन का जो ब्लास्ट करवाता है, जो रिएक्शन की
स्पीड को डिटरमाइन करता है, मीन्स रिएक्शन किसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होती है, वो कौन सी होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब समझ में आया, मैंने ये जस्ट जनरली ऐसे फन के लिए लिखा है। बाकी स्टेप्स फास्ट हो या सुपर फास्ट, आरडीएसटी करता है रिएक्शन का ब्लास्ट। मीन्स रिएक्शन का ब्लास्ट मीन्स रिएक्शन कैसे होगी, अच्छे से होगी या मीन्स रिएक्शन की पूरी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होगी, एक स्टेप पे डिपेंड होगी, एक ही पार्टिकल पे डिपेंड होगी। वो कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मीन्स एक ही जो रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, कि भाई रिएक्शन 1 स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, बट स्टेप 2 में जैसे मान लो कोई स्लो है, क्या है, कोई स्लो है, तो पूरी रिएक्शन के जो रेट है वो किसके ऊपर होगी, स्लो स्टेप पे डिपेंड होगी। क्या होगी, स्लो स्टेप पे डिपेंड होगी। तो वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे धीरे चलने वाला स्टेप होगा, वही क्या करेगा, रेट को डिटरमाइन करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे स्लो होगा वही तो क्या करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करेगा। मीन्स आप लोग भी बहुत सारे बैठे होंगे, मीन्स आपका भी कोई ग्रुप होगा, उसमें सबसे जो स्लो या लर्नर होगा तो उसी से तो डिपेंड करेगी कि भाई क्लास कितनी पावरफुल है कि कितनी लो है, एवरेज है। मीन्स मान लो मेरी कोई क्लास है, उसमें मेरे पास 40 बच्चे, उसमें से 10 बच्चे ही अच्छे पढ़ने वाले, 30 क्या है, स्लो लर्नर है। तो मेरी क्लास क्या होगी, लो एवरेज होगी। मीन्स या पढ़ने में एवरेज बच्चे होंगे, तो वो स्लो लर्नर है। तो स्लो लर्नर से ही पता चलेगा कि भाई उस क्लास की रेट कितनी होगी, वो क्लास कैसी परफॉर्म करेगी। तो वो उन 30 बच्चों से ही पता चलेगा कि वो कैसे हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है किसी क्लास के, ठीक है। तो स्लोएस्ट स्टेप से ही अपन को पता चलेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। मीन्स रिएक्शन में फास्ट स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या है, रेट डिटरमाइन करेगा किसी रिएक्शन की, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो अपन यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। ये किस में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। किस में होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन तो क्या होगी, एक ही रिएक्शन होगी, उसमें आप फाइंड कैसे करोगे कौन सा स्टेप स्लो है। तो ये किस में होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स में होगी। किस में होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मीन्स एक से ज़्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन। द स्लोवेस्ट स्टेप क्या होगी, द स्लोवेस्ट स्टेप्स, द स्लोवेस्ट स्टेप्स कंट्रोल। स्लोवेस्ट स्टेप क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द रेट। किसको कंट्रोल करेगा, रेट को कंट्रोल करेगा। दिस इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो और क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्टेप 2 मतलब 3 स्टेप की रिएक्शन है, मान लो स्टेप 2 उसका सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन है, तो वही रेट पे डिटरमाइन करेगा, रेट कितनी अच्छे से बताएगी। अगर कोई 2 स्टेप की रिएक्शन, तो रेट स्टेप 1 ही स्लो होगा, तो वो उसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मीन्स रेट कितनी अच्छे से उसको बता पाएगी कि वो मतलब स्पीड क्या है, फास्ट है कि स्लो है। तो सबसे स्लोएस्ट बंदा जो होगा वही रेट को डिटरमाइन करेगा, रेट को बताएगा कि भाई रेट फास्ट होने वाली है कि स्लो होने वाली है, ठीक है, वो कितना स्लो होगा। तो स्लोएस्ट स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है बच्चों। द रेट ऑफ overall the rate of overall reaction is equal to the rate of slow step। मीन्स आपकी जो रेट होगी ना ओवरऑल रिएक्शन की, वो अपन इक्वल टू मान सकते हैं रेट ऑफ दी स्लो स्टेप की। मीन्स क्योंकि फास्ट स्टेप तो जनरली जल्दी से हो जाएगा, जो फास्ट लर्नर है, अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, कोई किसी को तो याद हो जाएगा लेक्चर को साथ में पढ़ते पढ़ते कि भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था और मॉलिक्युलरिटी क्या थी, यूनिमॉलिक्युलर क्या था, N2O5 के उसमें मिला के NO2O2 बनती है। तो ये रिएक्शंस अपन मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको साथ में याद हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग लर्नर होगा या जो जिसको स्मार्ट लर्नर होगा वो साथ में याद कर लेगा, उसको बाद में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट जो स्लो लर्नर होगा उसी से रेट का डिटरमाइन होगा। मेरी क्लास में जो स्लो लर्नर्स हैं उनको मेरे पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो स्लो लर्नर ही मेरी क्लास की क्या दिखाएगी, इमेज दिखाएंगे। तो स्लो लर्नर से ही अपने को पता चलेगा। तो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन किससे पता चलेगा, इक्वेशन ऑफ दी इक्वल टू दी रेट ऑफ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप की जो रेट होगी उसी से आप बता सकते हो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ पे RDS का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिएक्शन मैं आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है। रिएक्शन अपन लिख लेते हैं 2NO2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, क्या बनेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेंगे, ठीक है। अब इसका मैं मैकेनिज़्म आपके लिए लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैकेनिज़्म। ये क्या है आपके लिए, एक रिएक्शन लिखी थी, अब इसका मैंने क्या लिख दिया है, मैकेनिज़्म लिख दिया है। ये आपकी क्या थी, रिएक्शन थी, और ये मैंने क्या लिख दिया है, मैकेनिज़्म। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म क्या होगा, स्टेप 1 में देखो, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ही इसका स्लो है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो इसका मैकेनिज़्म होता है ना, तो यही स्लो है, तो इसका ही अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 कितने हैं, 2 हैं, NO2 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2NO2 लिखा था, 2 मॉलिक्यूल मिला के क्या बना रहे हैं, NO3 बना रहे हैं, और साथ में क्या बना रहे हैं, NO बना रहे हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का और NO3 बना रहे हैं, ठीक है। तो और इसका जो सेकेंड स्टेप होगा तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, फास्ट होगा। स्टेप 2 क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसमें क्या हो रहा था, NO3 से साथ में NO2, और ये क्या बनाएगा, NO बनाएगा और O2 बनाएगा, ठीक है। तो जनरली ये मैकेनिज्म आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिएक्शन याद करने की ज़रूरत है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। जो ये स्लो स्टेप जो होगा ना, ये तो फास्ट है, उसका कोई जनरली ज़रूरी नहीं है। तो ये स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइन करेगा। तो इसीलिए जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को अपन क्या लिखेंगे, रेट में लिखेंगे। तो ये स्लो स्टेप क्या होगा, RDS हो गया, क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, या इसी को अपन क्या लिखेंगे, रेट लॉ में लिखेंगे। तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, NO2 ये NO2 है ना, ये NO2 इसमें रेट लॉ में लिखेंगे पावर 2, क्योंकि 2 थे ना, इसकी पावर क्या है, 2 थी। जनरली मैकेनिज्म में ही 2 है, इसीलिए साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जनरली इसकी पावर 2, ठीक है। तो रेट जो स्लोएस्ट स्टेप की जो रिएक्टेंट होंगे उसी को अपन रेट लॉ में डिटरमाइन करेंगे। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना वही रेट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। इसीलिए अपन स्लोएस्ट स्टेप को ही क्या करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए ही वो रेट इक्वेशन में बोलेगा, ठीक है। समझ में आया। तो RDS बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्लोएस्ट बंदा होगा वही आपकी पूरी क्लास की इमेज को या पूरे चीज़ को बताएगा, ठीक है। तो RDS आपको ओवरऑल समझ में आया होगा, आई होप, मेरे को लगता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी आज इस लेक्चर में, कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी और RDS। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपन ने आज 3 चीज़ें पढ़ी है, तो अपन आज यहाँ पे 3 चीज़ों को ही रखते हैं। आगे अपन का इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शंस जो हैं वो अपन स्टार्ट करेंगे। 0 ऑर्डर की फॉर्मूले हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके जो डेरिवेशन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन यहाँ पे इस लेक्चर में इतना सही रखते हैं, छोटा सा ही लेक्चर था। तो लेक्चर नंबर 2 में अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थी, सम थी। किसी रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा उसकी जो पावर होगी उसका सम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। वो 0, फ्रैक्शनल या होल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं हो सकता। उसका ऑर्डर की यूनिट बनाना सीखा आज अपन ने, मोल लीटर इनवर्स, उसकी पावर 1 - n की सेकंड इनवर्स। बस इतना याद रखना है, उससे आपकी कोई भी यूनिट बन जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि भाई अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी चेंज होगा। तो वो कौन बता रहा था, ऑर्डर बता रहा था, उसके एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने पढ़ लिया। मॉलिक्यूलैरिटी क्या थी, मॉलिक्यूलैरिटी कितने एक स्टेप में कितने और रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी बोलेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी आपको समझ में आया होगा, कैन बी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, बट 0 और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसलिए अपन ने डिफ्रेंशिएट करके दिखा था कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफ्रेंशिएट होता है बेस्ड ऑन दी, ये सब कुछ पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए कि क्या होता है। थियोरेटिकली अपन इसको मॉलिक्यूलैरिटी को बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, उसके एग्जांपल के थ्रू बताया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को अपन सेम बोल सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही था जो स्लोएस्ट स्टेप होता है एक किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसीलिए रेट लॉ में भी अपन उसको लिख सकते हैं। तो आज इतना ही अपन ने पढ़ा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मॉलिक्यूलैरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, आपने अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मैंने पूरी ट्राई की आपको ये तीनों स्टेप्स समझाने की। अब अपन यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की जो डेरिवेशन है वो पढ़ेंगे और आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच आपको यहाँ पे आने के लिए और पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ठीक है बच्चों, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।